ओके, गुड इवनिंग। सो टुडेज एज डिस्कस कि हम इकोनॉमी देखेंगे। इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस अभी आज हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आगे आने वाले दिनों में हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखो, जो भी आपके इकोनॉमी होते हैं, इकोनॉमी में पेपर वन हो या आपका पेपर टू हो, दोनों में पेपर वन है या पेपर टू, दोनों में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज, जैसे लास्ट हमने जो पॉलिटी के क्वेश्चंस देखे थे, पॉलिटी वाले में, पॉलिटी में यदि आप प्रीवियस देखोगे तो उसमें भी ये सिचुएशन था कि किसी ईयर में ऐसा था कि आपका 10 टॉपिक्स में से, यानी कि 6 ऐसे होते हैं, 2 आर्गुमेंट और 2 रिपोर्ट। इस 10 में 1 ईयर में आपने देखा कि इवन 5 टॉपिक्स पूछे गए, किसी ईयर में आपको एक भी टॉपिक नहीं पूछा जाता है। सेम सिचुएशन इकोनॉमी में। इकोनॉमी में किसी ईयर में आपका 1 टॉपिक पूछा जाएगा, किसी में 2 टॉपिक पूछा जाएगा, किसी में 3 टॉपिक पूछा जाएगा पेपर टू में, और किसी में एक भी नहीं पूछा जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं। लेकिन पेपर वन में देखोगे तो पेपर वन में अब तक यदि हम देखें लास्ट 10+ ईयर्स के, यदि पेपर वन, तो मिनिमम आपके यदि हम देखा जाए तो 6 क्वेश्चन भी पूछा गया और मैक्सिमम 26 क्वेश्चन भी पूछा गया। तो वेरिएशन होते रहते हैं, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 26। लेकिन इन नॉर्मल हम देखेंगे तो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। अब देखो, क्वेश्चन जो पेपर वन में है 2 टाइप के हैं। एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो है, जो कोर सब्जेक्ट में है, और एक जो आपका क्वेश्चन होता है करंट वाले में। करंट में सारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी के क्वेश्चन इन जनरल जो होते हैं ज्यादा करंट से होते हैं। एंड दिस इज द टफनेस ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो, कि इकोनॉमी में एवरीथिंग चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें आपके चेंज होते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। न्यूज़पेपर में देखोगे या फिर बहुत बार बजट, एवरी ईयर बजट पेश होते हैं, एवरी ईयर कुछ स्कीम्स आते हैं। तो कुछ स्कीम्स नए आते हैं, कुछ स्कीम्स पुराने चलते रहते हैं। जैसे एमजी नरेगा लो, एमजी नरेगा मल्टीपल ईयर से चलते आ रहे हैं, बट उसमें भी देखोगे कि कुछ चेंजेस यदि होते हैं तो हमें देखना होता है। या जनधन अकाउंट, जो जैम ट्रिनिटी, ये लंबे समय से चलता आ रहा है। यूपीआई इसमें से चलता आ रहा, लेकिन उसमें से कुछ चेंजेस, नए फीचर्स वगैरह ऐड होते हैं तो आपको देखना है। क्रिप्टो करेंसी है। तो बहुत सारी चीजें जो होती है इकोनॉमी में, वो आपके चेंजिंग इन नेचर होते हैं, जो आपके करेंट में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। इस ईयर का देखा जाए तो फुल बजट अभी पेश हमारे पास नहीं हुआ। जो ये बजट इस बार हुआ, ये इंटरिम बजट है। ठीक है, इंटरिम बजट। तो इंटरिम बजट में जो किया जाता है वो मिनिमम टाइम के लिए, यानी इन नॉर्मल जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ एक तरह से मार्च तक। तो जो पीछे वाला, यानी मार्च 2024 तक जो लास्ट ईयर का बजट था वो चला 31 मार्च 2024 तक। 1 अप्रैल से लेकर के मान के चलो कि इन जो जुलाई 31 जुलाई, 31 जुलाई के आसपास तक, जो, या डिपेंडिंग ऑन की गवर्नमेंट उसको 31 अगस्त भी कर सकती है, तो ये जो इंटरिम बजट वाला प्रोविजन है वो चलेगा। और जुलाई में एनी टाइम, अभी देखो जो गवर्नमेंट है वो एलोकेट हो गया, फिर चूंकि निर्मला सीतारमन ही जो है फाइनेंस मिनिस्टर बन गई है, और सेम बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी इन द सेंस एनडीए गवर्नमेंट। लास्ट टाइम भी एनडीए गवर्नमेंट थी, इस बार भी एनडीए गवर्नमेंट। बस ये चेंजेस हुए हैं कि एनडीए गवर्नमेंट में कोलिशन पार्टनर्स का रोल ज्यादा इस बार है। लास्ट टाइम जो था, जो कोलिशन पार्टनर थे उनके रोल नेग्लिजिबल थे, कि वो चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं। लेकिन जो जो टॉप के मिनिस्ट्री है, 4 जो टॉप मिनिस्ट्री होते हैं, होम, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, फिनांस, ये 4 जो होते हैं, वो जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में ये चारों जो हैं, ये मिनिस्टर जो चेंज नहीं हुए, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो ये जो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जनरली वो चलेगी। तो अभी आपको जो है, जो इंटरिम बजट वाला जो चीजें हैं उसी में देखा जाएगा, उसी में क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, जो इस बार जून तक, यदि जून में कोई मेजर डिसीजन अभी गवर्नमेंट लेती है, कैबिनेट के आगे बैठक होती है,
तो हम उसको ऐड करेंगे। तो जुलाई में जो हम क्रैश कोर्स टाइप वाले चीजें जब प्रोवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उसमें हम देखेंगे। इकोनॉमी में दो चीजें, जैसे हमने बोला कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं करंट से पूछे जाते हैं। पेपर 2 जो होगा वो आपके करंट के ही होंगे, लेकिन जो पेपर 1 में होगा कुछ जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ करंट के। अब मान के चलो कि जस्ट पूछा जाता है कि सीआरआर रेट यदि बढ़ जाता है, कैश रिजर्व रेशियो, तो हमारे इंटरेस्ट रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या यदि इन्फ्लेशन, इफ इन्फ्लेशन इज हायर देन एसएलआर क्या होगा, एसएलआर पर क्या फर्क पड़ना चाहिए, क्या पड़ेगा, ये डिफरेंट चीज, क्या फर्क पड़ना चाहिए, या उस ढंग से फ्रेम किया हुआ। तो यहाँ आपको कोर सब्जेक्ट को ट्रेडिशनल आपको जानना है। लेट अस टेक लॉ ऑफ डिमांड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछा गया, लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे वो ट्रेडिशनल आपके होंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस बजट वगैरह में है, कोई स्कीम्स वगैरह है, ये आपको रेगुलर रूप से अपडेट होते रहते हैं, चेंजेज होते रहते हैं। कुछ जो आपके स्कीम्स हैं वो रेगुलर रूप से चलते रहते हैं। तो कल हम कुछ क्वेश्चंस भी, जैसे ये हमने बोला आज कल परसों तीनों दिन अभी इकोनॉमी से संबंधित ही चीजों को देखेंगे। अभी एक तो आपका जो कल के लिए टारगेट आपका होगा, कल सारे आप लोग लास्ट जो कपल ऑफ ईयर्स में पेपर 2 और पेपर 1, तो कुछ क्वेश्चंस आप पेपर 1 के भी एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस जो इकोनॉमी में पूछे गए हैं लास्ट 3 इयर्स में पेपर 1 का, और पेपर 2 में लास्ट 5 इयर्स में इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक पूछा गया है, आप उसको एक बार देख करके आओगे, उसको एक बार ओवरव्यू लोगे, ताकि आपको पता चलता है कि यस क्वेश्चंस किस ढंग से आते हैं इस सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग ऑलरेडी टेस्ट लिख रहे हो, तो आपको पता है कि टेस्ट में क्वेश्चंस आपके इकोनॉमी से भी आ रहे हैं, पॉलिटी हमने कवर किया, पॉलिटी से भी आते हैं, सारे सब्जेक्ट से आपके आते हैं। लेकिन एवरी ईयर कोई जरूरी नहीं है। जैसे हमने पॉलिटी में देखा कि 1 ईयर में 5 क्वेश्चन भी पूछे गए, 10 में से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के ही थे। इकोनॉमी के भी वैसे हो सकते हैं, किसी ईयर में 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो 3 अलग अलग डायमेंशन में। जैसे आपने देखा होगा डीमोनेटाइजेशन पे पूछा गया था, तो डीमोनेटाइजेशन क्या था, डीमोनेटाइजेशन एक जो कोर टॉपिक भी है, लेकिन उस समय जो डिमोनेटाइजेशन पूछा गया था वो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया था। तो बहुत बार जो क्वेश्चन होता है कोर सब्जेक्ट का होता है, कोर इश्यूज होते हैं, लेकिन वो पूछे जो जाते हैं आपको करंट से रिलेट करके, जो करंट टॉपिक है उससे इंटर रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी आप लोग देख रहे हो या जो बाद में इसको देखोगे, तो ये आपका टारगेट होगा कि पेपर 1 है जो है लास्ट 3 इयर्स यानी 23, 22 और 21, इसमें से आप लोगों ने कुछ ने एग्जाम दे रखा है, तब भी आप फिर से उसको देखोगे 3 इयर्स के जो इकोनॉमी के क्वेश्चन है। और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट रहेगा वो आप मुझे मैसेज कर दोगे। ऑब्वियसली 6:30 पे कल क्लास होगा, तो उसके पहले आप कोशिश करोगे कि कल 12 बजे के आसपास तक, 12 बजे 1 बजे एक दो टॉपिक आपको जो हर को लगता है कि यस मुझे ये टॉपिक में या इस क्वेश्चन में थोड़े इशू हैं, तो उसको आप मैसेज कर दोगे। अदरवाइज ऑब्वियसली मैं धीरे धीरे और डिस्कस करूंगा कमिंग डेज में। देखो जो 25 के आसपास से हमने बोला, 25 से आपका डेली होगा, और मोस्ट प्रोबेबली उसमें दो दो सेशन हम करेंगे, एक सेशन आपके पेपर 1 के और एक सेशन पेपर 2 के। वही प्रोविजंस इन जनरल 6 डेज चलेगा, ये मैं पहले भी वो चीज को करता रहा हूँ बहुत बार, जैसे एन नंबर ऑफ चीजें आते रहती है। लेकिन इस बार देखो, इधर पहले इंटरव्यू वाला प्रॉब्लम था, तो इंटरव्यू वाला प्रॉब्लम इस बार खत्म हो चुका है, तो लास्ट मोमेंट में इंटरव्यू वाले का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ आप लोग के बैच क्या रहेंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि इंटरव्यू ऐसे टाइम में पूछा गया था, ये किया गया था कि जिस समय जो एग्जाम था, रिटर्न वाला पार्ट था, वो थोड़ा अफेक्ट हुआ था। तो इस बार जो भी है पहले प्रभावित हुआ, तो अब वो एटलीस्ट उसका काम खत्म हो चुका, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 25 के आसपास से होगा, तो हम डेली दो करेंगे, दो सेशन इन जनरल 6 डेज वीक में, और एक आपका पेपर 1 से रिलेटेड और एक पेपर 2 से रिलेटेड। और आप पेपर जो भी होता है, जहां भी क्वेश्चंस होता है, तो वो रेगुलर बेसिस पे आपको मैसेज करना चाहिए कि यस जब हम सेशन लें उसमें डिस्क्राइब कर दें, या कुछ आपका पर्सनल इश्यूज होता है तो उसमें देखना। हमेशा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, ठीक है, आपने यदि देखा हुआ है तब भी आपको फिर से देखना है उस चीज को। एक चीज ध्यान रखना कि जो बेसिक्स हैं इकोनॉमी में, सबसे बड़ी चीज है आपको डिमांड और सप्लाई को समझना है। डिमांड और सप्लाई इन दोनों कंसेप्ट को समझ जाओगे,
तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन दोनों कंसेप्ट के आधार पे आप सोल्व कर सकते हो। पेपर 1 में भी है और पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के दृष्टि से। देखो पेपर 2 में लिखना है तो लिखना है तो यहाँ डिमांड और सप्लाई वाला क्वेश्चन को कंसेप्ट तो नहीं लिखोगे, लेकिन इन नॉर्मल जो है उससे आपका बहुत सारा चीजें आसान हो जाता है। डिमांड और सप्लाई का क्या है, किसी भी चीज में देखोगे कि यदि इन नॉर्मल नॉर्मल पैरेलल की कोई भी जो डिमांड होता है वो प्राइस के यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्राइस जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो या कह सकते हो डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, यानी कि डिमांड इक्वल टू के इंटू के बाई प्राइस कर सकते हो इस ढंग से, या इसको इस ढंग से लिख सकते हो। किसी भी चीज को लेटेस्ट टेक आप मार्केट में कोई परचेज करने जाते हो, लेटेस्ट टेक अभी मैंगो आप सपोज खरीदने गए या लीची खरीदने गए। अब मैंगो सपोज 100 रुपी केजी दे रहा हो, जो मैंगो आप चाहते हैं, लेटेस्ट टेक हाइपोथेटिकल 100 रुपी। अब 100 रुपी केजी दे रहा है तो आप ये टारगेट रख के गए थे कि 100 रुपी केजी देगा तो हम 1 केजी खरीद लेंगे, ठीक है। अब प्राइस बढ़ गया किसी कारण से, मान के चलो जो ब्रांड का मैंगो आप खोज रहे थे उसका 150 हो गया। अब आपने टारगेट क्या रखा था कि 100 रुपी केजी रहेगा तो हम 1 केजी परचेज करेंगे, लेकिन 150 हो गया। तो लेटेस्ट टेक आपने 750 ग्राम ही खरीदा, या मे बी आप 500 ग्राम ही खरीदोगे कि ठीक है चलो अभी रहने दो, 500 ग्राम ही खरीदते हैं। दो छोटे छोटे आम, माने एक सॉरी दो एक मीडियम साइज के आम या 3 छोटे छोटे थोड़े साइज के आम हमें मिल गया। अब लेटेस्ट टेक आप 100 रुपी मान करके चले थे और ये सपोज करो कि 80 रुपीज हो गया, तो आप 1 केजी की जगह 1.25 केजी खरीद लिए या 1.5 केजी की। चलो ठीक है, हम 100 रुपी टारगेट रख के गए थे कि 100 रुपी पर केजी होगा, 1 केजी लेंगे। 80 रुपी हुआ तो यानी 20 रुपी हम एक्स्ट्रा लगाए तो 1.5 केजी हो गया। तो आप जो है उसको एक्स्ट्रा परचेज कर लोगे। तो यदि किसी चीज का प्राइस ज्यादा है तो उसका डिमांड कम होगा। अब इसका कंसेप्ट को आप दूसरे चीजों में भी लगा सकते हो। मान के चलो कि मार्केट में यदि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोन लोग कम लेंगे, यदि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, यदि मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग बैंकों में पैसा जमा करना ज्यादा उचित समझेंगे रादर देन एक्सपेंडिचर करना। मान के चलो ना किसी को सपोज करो कि कोई एक बाइक लेना था, एक ये आप स्टूडेंट हो या किसी को एक सिंपल सा जॉब लगा उसे बाइक लेना था 1,50,000 का लेटेस्ट। अब मान के चलो कि जो बाइक लोन है वो महंगा है अभी फिलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए समझो। तो आप सोचोगे ना कि अभी इसको नहीं लेते हैं, अभी जो पैसे हैं बैंक में रहने दो, तो कुछ हमको ब्याज भी मिल जाएगा और कुछ दिन बाद जब ब्याज रेट सस्ता होगा या मेरे पास कुछ और पैसे हो जाएंगे तो उसको लगा करके हम ले लेंगे, या तो हमें बैंक से लेने की जरूरत ना हो या मैं अपने थोड़े से सेविंग कर लूंगा या कुछ अपने फ्रेंड से ले लूंगा। तो लेकिन यदि वही इंटरेस्ट रेट सस्ता हो तो आप उस चीज को परचेज कर लेते हो। तो डिमांड और सप्लाई का, या मान के चलो कि बैंक से बहुत लोग पैसा लेने के लिए आ रहे हैं तो बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट अपनी बढ़ा देगी, तो कुछ लोग जो है वो पैसे लेने बंद कर देंगे। या मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है यानी चीजें महंगी हो रही है, तो महंगी जब हो रही है दो कारण से होती है महंगी। एक तो आपका डिमांड पूल यानी कि टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी कि जो डिमांड है वो ज्यादा आपका है और यानी कि ज्यादा लोग वस्तुओं को डिमांड कर रहे हैं और मार्केट में वस्तु कम है तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो बैंक क्या करेगी यानी आरबीआई क्या करेगी, रेट बढ़ा देगी। तो डिमांड का आपको कंसेप्ट समझना है। डिमांड कुछ और चीजों से भी बढ़ता है। अब लेटेस्ट एक हमने देखा प्राइस, कुछ चीजें हैं जैसे सिगरेट, शराब, सीन गुड्स जिसको कहते हैं, सीन गुड्स का एवरी ईयर प्राइस बढ़ता है और कभी भी देखोगे सीन गुड्स के प्राइस बढ़ने पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं। आप घर में बोलोगे कि सरकार ने सिगरेट का प्राइस, मान के चलो डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन लेटेस्ट टेक कोई एक स्टूडेंट है या सिगरेट पी रहे हैं, क्या वो अपने फादर को बोलेंगे कि ऐसा सरकार ने सिगरेट पे प्राइस काफी बढ़ा दिया, हम लोग जा रहे हैं धरना देने के लिए, हमारा पूरा कॉलेज उस धरने में रहेगा? नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो गलत चीज है। शराब का एवरी ईयर प्राइस बढ़ता है, कोई धरना प्रदर्शन आज तक नहीं देखे होंगे कि शराब के प्राइस बढ़ गया और लोग धरने दे रहे हैं, जनरली मतलब ये सब चीज में नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ बढ़ रहा फिर भी डिमांड बढ़ रहा है, तो वहां टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस
कि कुछ चीज़ को लगता है कि यस, शराब पीना जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो पिएँगे वो, महँगा भी रहेगा। मेडिसिन लेट अस टेक, कोविड-19 पैंडेमिक में आपने देखा सैनिटाइज़र और बहुत सारी जो मेडिसिन्स थी, उसका डिमांड बहुत बढ़ गया। अब प्राइस बढ़ रहा है, तो रूल्स के अनुसार डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं, फिर भी डिमांड क्यों? क्योंकि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स था। आप मास्क मास्क जितना भी थोड़ा महँगा भी मीन्स इन द सेंस नॉर्मल मास्क ₹10 में मिल रहा था। लेकिन कुछ मास्क ₹100 में भी मिल रहे थे, जैसे N95 मास्क था, तो 100, 200 में भी मिल रहा था। तो कुछ चीज़ें जो होती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वो भी मायने रखता है। कुछ सीन गुड्स वगैरह होते हैं, उसमें लॉ ऑफ डिमांड इन नॉर्मल तरीके से वर्क नहीं करता है। उसमें से आपका जो सिचुएशंस है, प्राइस वाला मायने नहीं रखता है। फिर कभी-कभी कुछ चीज़ों में जैसे लॉ ऑफ डिमांड का एक अलग फॉलो नहीं करता, जैसे लेट अस टेक, एक जो होता है गुड्स ऐसा होता है कि इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब वो गुड्स जो लॉ ऑफ डिमांड को जनरली फॉलो नहीं करता, एक गिवन गुड्स होता है। अब मान के चलो कुछ गुड्स खराब गुड्स हैं, खराब गुड्स एब्सोल्यूट नहीं होता है, किसी के लिए कोई खराब हो सकता है, किसी के लिए कोई अच्छा। लेट अस टेक, मान के चलो एक बच्चा है या एक स्टूडेंट है जो स्कूल जा रहा है, तो उसके लिए साइकिल एक बहुत बड़ी एसेट हो गई। घर वालों ने यदि साइकिल दिला दिया तो वो बहुत खुश होगा। लेकिन कोई बोलेगा कि मुझे बाइक चाहिए, और कोई उसी एज में बोलेगा मुझे मर्सिडीज चाहिए। तो देयर आर डिफरेंस। किसी के लिए बाइक जो है इंफीरियर गुड्स हो गया, और किसी के लिए साइकिल इंफीरियर गुड्स हो गया, किसी के लिए साइकिल लग्जरी हो गया और बाइक लग्जरी हो गया। तो ये नॉर्मल जो होता है, किसी पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई ऐसा गुड्स है जो आपके लिए इंफीरियर है, तो आपका जब इनकम बढ़ता है तो आप उस गुड के कंजम्पशन को कम कर देते हो। तो एक तो लॉ ऑफ डिमांड को आपको थोड़ा समझना है, और एक लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई में क्या होता है, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा कि डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, लेकिन जो सप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होगा। मान के चलो कि किसान है, वो सपोज पोटैटो पोटैटो प्रोड्यूस कर रहा है। पोटैटो का प्राइस बहुत कम यदि रहेगा तो किसान मोटिवेटेड नहीं होंगे पोटैटो प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन यदि पोटैटो का प्राइस बढ़ जाएगा तो मोर एंड मोर फार्मर्स विल बी मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस पोटैटो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यदि हम पोटैटो प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक्स्ट्रा आपका होगा। तो ये जो है सप्लाई जो है वो आपका इनवर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस का, और डिमांड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्राइस का। लेकिन जो डिमांड और सप्लाई होता है वो आपका वैक्यूम में वर्क नहीं करता है। डिमांड और सप्लाई दोनों है, ये आपका एक एक ही टाइम में वर्क करता है। मान के चलो कि कोई डिमांड कर रहा है, तो कोई सप्लायर भी तो होना चाहिए। लेट अस टेक कि मान के चलो कि मेडिसिन है, कोई मेडिसिन बहुत ज्यादा डिमांड में है। अब उस मेडिसिन का कोई सप्लायर नहीं है, तो उस डिमांड का क्या मतलब पड़ता है? अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई ऐसा वस्तु है जिसका मार्केट में हो बहुत ज्यादा हो, और उसको कोई डिमांड नहीं कर रहा, तो सप्लाई का कोई मतलब नहीं है। अब जस्ट इमेजिन करो कि टाइपराइटर बंद हो गया, या वीसीआर, वीसीडी, वीसीपी, आप लोगों ने देखा होगा वीसीआर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, या वीडियो कैसेट प्लेयर, या डीवीडी आपने देखा होगा। इन सब का आज के डेट में कोई डिमांड नहीं कर रहा, क्योंकि सारे के सारे क्या है, मोबाइल में देख रहे हैं। एक नॉर्मल आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, जो कैमरा, रील वाले कैमरा, 36 फोटो बस उसमें ले सकते थे। मैं जब 2007-8 की बात, सॉरी 2003-4 की बात बता रहा हूँ। 2003 में हमने खरीदा था कई रील्स, चूंकि घर में मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 36 है। अब हर फोटो आपको अच्छा से खींचना होता था कि एक बार में आप 36, और सिर्फ 36 की बात नहीं है, उस फोटो उसको आप फोटो बनवाओगे, कभी खराब हो गया कुछ, तो आपको बचा बचा करके। आज मोबाइल फोन में क्या है, आपके पास 32 GB का यदि स्टोरेज है, आप एन नंबर ऑफ फोटोज खींचो, उसको आप डिलीट कर दो जो अच्छा नहीं लग रहा है। एक की जरूरत है तो 6 खींच लो, फिर जो अच्छा नहीं है उसको डिलीट कर दो। आज अब उस कैमरे का लेटेस्ट टेक मार्केट में सप्लाई भी है, तो कोई डिमांड नहीं है ना, वीसीडी का कोई डिमांड नहीं है। तो डिमांड और सप्लाई वैक्यूम में वर्क नहीं करते हैं। डिमांड और सप्लाई जो है वो आपका कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं। तो ये मान के चलो कि लेटेस्ट टेक, ये ग्राफ है, ये आपका बाई एक्सिस पे जो प्राइस है,
एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। हमने क्या देखा कि जो प्राइस आपका बढ़ता है तो डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांड होगा वो आपका कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा। तो अब इसको हम ऐसे रख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है इसी शेप में होगा, वो किसी भी शेप में हो सकता है, वो इस शेप में भी होगा, इस ढंग से। लेकिन हम सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब ऐसे है तो ऐसे भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन हम सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डीडी, डिमांड और सप्लाई। तो अब देखो ये कोई प्राइस पी है, तो पी पे जीरो, यानी इस पी प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, जीरो है। लेकिन ए सपोज यहां करो P1, P1 पे इतनी क्वांटिटी जो है ये क्यू है, क्यू यहां डिमांड हो रहा, प्राइस कम कर दो तो प्राइस P2 कर दो, P2, तो प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या हो गया, ये बढ़ गया, तो ये यहाँ Q1 हो गया। जैसे जैसे आप लेकिन एक ऐसा यहां मान के चलो जीरो पर अनलिमिटेड हो जाएगा ना। अब जस्ट इमेजिन करो आप मार्केट से पेन ले जाने लाने लगो, पेन बोले आज जितने पेन लेना है फ्री मिलेगा, तो आपसे तो जितना बैग में अटेगा वो सारे लेकर के आओगे। लेकिन जैसे जैसे प्राइस, तो ये नॉर्मल ये हुआ, ठीक है। तो एक तरह से डिमांड। अब देखो इसी में हम यदि देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आपका डिमांड हो गया, ठीक है। अब सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेट अस टेक, हम ऐसे ले लेते हैं, जीरो नहीं लेते हैं तो क्योंकि क्या है कि हम ये मान, या तो हम मान सकते हैं कि जीरो से भी ले सकते हैं, तो जीरो पर कोई सप्लाई ही एक्चुअली नहीं होगा, तो ये ऐसे से है, ठीक है। अब देखो यहां है तो सप्लायर बहुत कम मोटिवेटेड है सप्लाई करने के लिए, लेकिन जैसे ही एक तरह से ये प्राइस है, ठीक है, तो अब यहाँ है कोई नहीं इंटरेस्टेड है, यहाँ यदि प्राइस हुआ तो इतने लोग, इतने ये इंटरेस्टेड हुए, यहाँ प्राइस गया तो और लोग इंटरेस्टेड, यहाँ चला गया तो और ज्यादा लोग इंटरेस्टेड। लेकिन ये इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो इस इक्विलिब्रियम पे जहां डिमांड और सप्लाई मैच करता है तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब मान के चलो किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, सपोज करो प्राइस बढ़ गया, तो सप्लायर तो अधिक सप्लाई करेगा लेकिन डिमांड नहीं होगा, तो फिर वो नीचे गिर के शॉर्ट टर्म में आपका जो है सप्लायर एक्स्ट्रा होगा, लेकिन डिमांड जो है वो कम रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में जो होता है कि आपका चीजें कांस्टेंट हो जाता है, सप्लाई वगैरह लॉन्ग टर्म में कांस्टेंट होता है। तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट कांस्टेंट तो नहीं होगा ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लोगों का इनकम बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन जनरल देखते हैं तो जो आपका होता है वो कांस्टेंट। तो आपके जो इकोनॉमी है उसमें डिमांड और सप्लाई के चीजों को समझना होगा। डिमांड और सप्लाई जब देखोगे, कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, और ऑब्वियसली आगे आने वाले दिनों में हम जो न्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे उसको भी देखेंगे। लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई के चीजों को जानते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। ओके, अब इस बीच में अभी किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग अभी पूछ सकते हो। ओके ठीक है, यदि क्वेश्चन जो भी रहेगा आप मैसेज कर सकते हो बीच में, मैं उसको कवर कर लूंगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी क्वेश्चंस को देखें खास करके इकोनॉमी में, तो बहुत सारा चीज जो हमारा चेंजेज होता है, तो उस चेंजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है अपने को अपडेट करते रहना। लेट अस टेक, मान के चलो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, सिंपल सा सोचो, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में चेंज होते रहता है ना। लेट अस टेक ये बोलेगा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के कंपैरिजन में इतना बढ़ा। अब वो स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं ये आपको देखना है, या जो एज पर आईएमएफ डेटा और एज पर आईएमएफ रिपोर्ट पब्लिश्ड जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो 23-24, देखो 23-24 बीत चुका है, अभी हम जून में चल रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, अभी हम FY 24-25 में चल रहे हैं। लेकिन 23-24 का तो डेटा अभी नहीं आया है प्रॉपर तरीका से,
तो जो स्पेकुलेशन है, तो मान के चलो ये बोला जाएगा कि एज पर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो इंडिया का ग्रोथ रेट है ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इतना होना है, तो हमको जानना है। या हम कह सकते हैं आईएमएफ जो बास्केट है, तो आप जानते हो एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, तो उस बास्केट में इंडिया का जो एसडीआर का कोटा क्या है, मान के चलो शायद 2.64 है, एग्जाम्पल है। फिर आता है इंडिया का वोटिंग क्या है, तो ये सब कुछ कुछ जो होता है क्वेश्चंस करेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। फिर जैसे कुछ ये है, मान के चलो कि कोई इंडेक्स है, जैसे लो ये भी इकोनॉमी के पार्ट में ही आता है, करंट का ऑब्वियसली होता है, लेकिन इकोनॉमी में बहुत सारा कि जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें हमारा रैंक क्या है, जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है उसमें हमारा रैंक क्या है। तो कुछ जो क्वेश्चंस आपके होते हैं वो करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं, तो वो आप जैसे देखोगे 3 इयर्स के कुछ हम क्वेश्चंस को उसको डिस्कस करेंगे कल, ये कल है कुछ परसों है, ये डिस्कस करेंगे। और फिर जैसे कुछ करंट वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह भी हम ऑब्वियसली आगे आने वाले दिनों में प्रोवाइड करेंगे। तो चीजों को जो भी है, जब भी इकोनॉमी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, तो डिमांड और सप्लाई। एक और चीज जो इकोनॉमिक्स है, तो तीनों जो सेक्टर हैं उनको भी हमें जरूर जानना चाहिए। देखो जो हमारा एनसीईआरटी है क्लास 11th वाला, वो क्लास 11th वाला एनसीईआरटी को हर हाल में आप लोग को पढ़ना है। आप लोग में से मैक्सिमम पढ़ चुके हो, यदि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको फिर से पढ़ो, और वो बहुत काम का है। आपको ऐसे में भी काम आएगा, पेपर 1 में भी डायरेक्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 11th का ऐसे तो आपको 9th 10th वाला भी पढ़ना है, लेकिन 11th और 12th वाले ये दोनों ये में पढ़ना है। 12th में 2 बुक है, माइक्रो एंड मैक्रो, और जो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा आजाद भारत होने लगा था उस समय का जो इकोनॉमिक कंडीशन, और एक तरह से 2010-15 के आसपास तक, क्योंकि देखो इकोनॉमिक बुक में एनसीईआरटी वगैरह होते हैं ना, तो पूरा डेटा जो है एकदम अपडेट नहीं करते हैं, और इसी वजह से इकोनॉमिक्स के बुक के जो ऑथर होते हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। जैसे ना मैं खुद ही एक तरह से वंस मैंने एक बुकलेट बनवाया था इकोनॉमिक्स का, जब मैं आईआईटी इलाहाबाद में पढ़ाता था। तो ठीक है वो बुकलेट हम अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाए थे, लेकिन लगता है 300-400 कॉपी उसके प्रिंट करवाए थे। अब ठीक है वो 300-400 करवाए, वो सारे कुछ मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिए, कुछ मार्केट में दे दिए, तो वो सेल हो। अब सोचो कोई बुकलेट आपने 2 साल पहले बनाया इकोनॉमी का, आज वो एक तरह से गार्बेज हो गया है। दिस इज ट्रूथ। हिस्ट्री के कोई बुकलेट आपने 4 इयर्स पहले बनाया, वो आपके लिए रिलेवेंट होता है। तो वही है, इकोनॉमी में बहुत सारा चैलेंजेस होते हैं एवरी टाइम चीजें। तो एनसीईआरटी में देखोगे कि डेटा लेटेस्ट आपको नहीं मिलेगा, वो आपको लेटेस्ट वाले जो इकोनॉमिक सर्वे बजट ये सब में भी देखना होता है, या बीच बीच में जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो या कोई मंथली मैगजीन पढ़ते हो, तो उसमें आपके कुछ कुछ डेटा वगैरह आते रहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। कुछ स्कीम्स है या इंडिया का रैंकिंग वगैरह कुछ कुछ है, तो उनको आपको देखते रहना है। ठीक है, तो जो भी चीजें चल रही है अपडेट में, अब हर चीज आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जो हो सकता है। एक और चीज, जो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसके क्या करोगे। एक तो आप जब क्लास 11th वाला पढ़ोगे, तो 1950 में क्या स्थिति था, 1991 में क्या स्थिति था, और एक जो लेटेस्ट रहेगा, लेटेस्ट डेट 2014-15 सपोज, लेकिन आपको इसको जो है 2023-24 में देखना है। तो एक तो 1950, या आप 1947 ले सकते हो, 1950, 1991। क्यों 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें से हमारा जो इकोनॉमी है बहुत, इसके पहले जो आप देखोगे एलपीजी के पहले हमारा जो ग्रोथ रेट था वो सब 5% के रेंज में था, यानी 5% से लेस ग्रोथ था। यानी उसको जनरली जो प्रोफेसर राजकृष्णा थे उनके शब्द में यदि हम कहें, तो वो एक क्या था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ उसको बोलते थे। ठीक है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो प्रोफेसर राजकृष्णा ने ये दिया था ओके कि आप जो इंडिया का ग्रोथ रेट है इकोनॉमी में, वो हिंदू रेट्स ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब है जितना हिंदू ग्रेट ग्रोथ रेट का मतलब एकदम एग्जैक्ट हिंदू का पॉपुलेशन मत समझो, इन जनरल था
कि जितने हमारे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी रेट से इकोनॉमी बढ़ रहा है। यदि आप पॉपुलेशन उसी रेट से बढ़ रहा है, इकोनॉमी उसी रेट से बढ़ रहा है, तो आप ये नहीं कर पाओगे ना, कवर नहीं कर पाओगे, तो आपका पर कैपिटा इनकम नहीं बनेगा। देखो एक क्वेश्चन है कि पेपर 1 पेपर 2 को कैसे कवर करें। इस प्रश्न का उत्तर हम कल और परसों आगे आने वाले दिनों में देंगे। पहले जो एक टास्क हमने दिया है, पेपर 1 के 3 इयर्स के पेपर देखोगे, पेपर 2 के 5 इयर्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखोगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को लेंगे कि कैसे हमको कवर करना है। अभी पहले आप चीजों को जो जो कहता जा रहा हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखोगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करोगे तो वो ज्यादा आसान होगा। तो पहले इस काम को देख लो उसके बाद। तो ये आपको क्या करना है, 1950 या 47, 1991 या 2023-24, इसमें क्या करोगे कि प्राइमरी सेक्टर में 1950 में कितने परसेंट लोग इन्वॉल्व थे, कितना परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था। सेम सिचुएशन सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेम सिचुएशन करोगे 91 में जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और इंप्लॉयमेंट शेयर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। सेम सिचुएशन 23-24, जो आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंट्रीब्यूशन इंप्लॉयमेंट में और जीडीपी में। ये इसको ना आप एकदम रट्टा लगा करके रख लोगे, लिख करके रख लेना, इसको आपको यूज कर सकते हो। यदि इकोनॉमी का आता है तो कुछ चीजें आप उसको यूज करोगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका वो यूज हो जाएगा। कभी आपका पेपर 1 में भी हो सकता है, लेकिन पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप कर लोगे। एक और चीज, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एसडीजी, उस 17 को आप रट्टा लगा लेना। 17 में टारगेट 169 है, आप टारगेट को पूरा को नहीं ध्यान रखना है, टारगेट ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इस 17 को कर सकते हैं। तो इस 17 को अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपका रटा जाएगा, उसको 4 बार 5 बार 10 बार रटोगे ना, डेली सुबह सुबह। जैसे लेटेस्ट देखना कुछ चीजें, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ कुछ जो पहले जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो पोयम याद करना होता था, क्योंकि कोई भी पोयम हमारे टीचर तब पढ़ाते थे जब क्लास में पहले, मतलब अप टू क्लास 7th तक कर सकते हो। फिर 8th के बाद तो वो उतना स्थिति नहीं रह गया था, 8th के बाद हाई स्कूल में 8th 9th 10th में थे तो उसमें वो सिचुएशन नहीं था, वो टीचर आए अपना किए। लेकिन 6-7 तक जो होता था कि पहले पोयम, अब क्या होता था, एक सबसे बड़ा पोयम अब तक वो था, वो 6 क्लास तक ये था, सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो लिखा था, ये में झांसी की रानी। तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भिरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। अब ये पोयम बहुत बड़ा था, अब इसको याद करना बहुत, तो क्या करते थे, डेली 2 बार 3 बार उसको करते थे, तो एक सप्ताह का टारगेट रखते थे। उस एक सप्ताह में वो प्रॉपर तरीका से मेमोराइज। एक चीज ध्यान रखो कि अभी भी जैसे मैंने ये जो पोयम बताया बहुत बड़ा पोयम है, वंस मैं आज भी एक बार मैंने, मुझे आज एकदम लाइन वाइज नहीं याद है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट मुझे आज भी याद है, जबकि मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको बहुत बार याद किया था। जैसे फिर एक था हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, तो ये इस सबको भी, तो इन सबको हमने मेमोराइज किया, तो 3 बार 4 बार 5 बार किया, तो वो एक तरह से मेमोरी में आ गया। अब उसको एक बार मैं आज भी देखूंगा तो ध्यान आ जाएगा। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि जो भी है आपका एसडीजी के जो 17 गोल है वो 2030 तक के लिए है। वंस आपने इसको प्रॉपर तरीका से कर लिया तो अभी आपको पेपर 1 में भी काम आ सकता है, पेपर 2 में तो काम आएगा, और पेपर 2 में एसडीजी ऐसा है ना कि कोई ना कोई में आपको काम आएगा, हर हाल में आएगा। देखो एक चीज है, जब हम पॉइंट में लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एसडीजी गोल नंबर 6, अकॉर्डिंग टू एसडीजी गोल नंबर 8, और उस एस्पेक्ट को हम एड्रेस करते हैं तो डेफिनेटली वो बेटर मिलेगा। तो एसडीजी एक ऐसा टारगेट है ना एसडीजी के गोल को, कि उसको आज लिखोगे तो अगला आपको, इस बार किसी को मान के चलो कुछ लोग आप हैं फर्स्ट अटेम्प्ट इस बार है तो ठीक है, हम इस बार फाइनल नहीं हो पाया तो अगला साल। कुछ लोग हैं कि पहले आप रिटर्न क्वालिफाई हो गए हो, या कुछ लोग हो पहले एग्जाम दिए हो, तो आपको एटलीस्ट उस चीज का समझ है, इंटरव्यू में भी वो काम आ सकता है। तो एसडीजी को 17 एकदम प्रॉपर रख लोगे। बहुत सारा चीज जैसे हनुमान चालीसा और ये सब रट्टा लगाया, या कुछ श्लोक गीता के हैं, अब मुझे मेमोराइज है, क्यों? क्योंकि मैंने उसको ये किया है। तो बहुत सारे चीज देखोगे कि लॉट ऑफ पीपल होते हैं कुछ चीजों को,
पहले के क्या होता था, जितने भी वेदा वगैरह श्रुति होते थे, श्रुति का मतलब है सुन करके, तो गुरु बोलते रहते थे डेली ऋग्वेद के श्लोक, सामवेद, अथर्ववेद और ये सारे गीता के श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्ध सब मम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। तो अब इस ढंग से कुछ चीजें हैं, उसको ध्यान रखोगे। एसडीजी उसमें से एक पक्का है, एसडीजी को आप टारगेट रखोगे तो जरूर कुछ ना कुछ में, और मार्क्स यहीं से बढ़ता है। किसी ने लिखा सिंपली कि एसडीजी गोल ऑल्सो मेंशंस अबाउट दिस थिंग, लेकिन किसी ने लिखा कि एसडीजी गोल नंबर 12 मेंशन अबाउट दिस, तो नो डाउट आधे नंबर उसको बढ़ेंगे। तो इस चीज को आप लोग करोगे, आगे आने वाले दिनों में चीजें हम और आगे कवर करेंगे। तो कल कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मे भी हम कल पेपर 1 का ही डिस्कस करें, डिपेंडिंग ऑन है आपका रिस्पॉन्स, आपका टाइम, ये के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को हम करेंगे। और ऑब्वियसली आगे भी परसों भी चलेगा वो चीज का सेशन इकोनॉमी का ही, अभी फिर में भी आगे और भी चलेगा इकोनॉमी का ही। ठीक है, तो हम कल है कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और किस ढंग से हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, अभी कोई एक आध क्वेश्चन किसी का और है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज अभी हम मीटिंग को फिनिश करेंगे। ठीक है, बाकी कल वाला जो होमवर्क एक मैंने दिया है उसको देख लेना, और फिर कल हम लोग 6:30 पर मिलते हैं, और फिर कल कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। मेनली कल क्वेश्चंस को कुछ को डिस्कस करेंगे किस ढंग से आपको हैंडल करना है। ओके, थैंक यू।